वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित पंचवटी शीर्षक कविता से 2 पद का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने एक एक पद का अध्ययन किया है, लेकिन ये पंचवटी के अंतिम पद हैं, तो इन दोनों का एक साथ पढ़ना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिले जुले हैं और दोनों को एक साथ पढ़ने से दोनों का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों ने पिछले जो पद पढ़ाए गए हैं, अगर उनकी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक जो कक्षा 9 की प्लेलिस्ट है उसमें दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बच्चों, जो लगातार वीडियो देखते आ रहे हैं उन सब ने सुना होगा मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी। ये पाठ है पंचवटी, जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। बच्चों, पंचवटी जो शब्द आया है, ये इसका मतलब होता है कि 5 वट यानी 5 जो पेड़ हैं उनका एक समूह। और बच्चों, इसमें द्विगु समास भी है। ध्यान रखना बच्चों, ये जो शब्द है ये आ सकता है आपके लिए कि इसमें कौन सा समास है। तो इतना ध्यान रखना कि ये जो पंचवटी शब्द है इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है बच्चों कि 5 वटों का समूह, यानी 5 जो पेड़ हैं उनका समूह। तो ये जो वर्णन किया है मैथिली शरण गुप्त जी ने, ये पंचवटी का वर्णन है। पंचवटी वह स्थान है जहाँ पर राम और सीता और लक्ष्मण जब वन को गए थे अयोध्या से, तो उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था पंचवटी को। इसे पंचवटी क्यों कहते हैं? क्योंकि जहाँ पर श्री राम जी ने कुटिया बनाई वहाँ पर 5 पेड़ों का समूह था, इसीलिए उस स्थान को पंचवटी भी कहते हैं। इसका अर्थ इसलिए बताया बच्चों क्योंकि अब ये मैथिली शरण गुप्त जी के अंतिम पद हैं, लास्ट हैं ये, तो आपको लास्ट में ये भी समझ में आना चाहिए कि पंचवटी शब्द का क्या मतलब है और उस स्थान को पंचवटी क्यों कहा गया। तो मुझे आशा है कि अब आपको पंचवटी शब्द का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। सबसे पहले ये जो पद है इसको पढ़ेंगे कि इसमें क्या बताया है मैथिली शरण गुप्त जी ने। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को, इससे बढ़कर किस धन की। पहले बच्चों इसका अर्थ समझ लेते हैं, इसकी जो व्याख्या है वो समझ लेते हैं, और बाद में ये परीक्षा में आप किस प्रकार से लिखेंगे, किस प्रकार से संदर्भ लिखा जाता है, किस प्रकार से प्रसंग लिखा जाता है, किस तरह से व्याख्या लिखी जाती है, किस तरह से आप काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे, ये सब आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से आप लिखेंगे। तो सबसे पहले आप इसकी व्याख्या समझ लो और वीडियो को लास्ट तक देखो। जो बच्चे लास्ट तक वीडियो को देखते हैं उन्हें ही समझ में आता है, नहीं तो जो आधा अधूरा देखते हैं उनका ज्ञान भी आधा अधूरा ही रहता है। तो चलिए बच्चों समझ लेते हैं इसका अर्थ। देखिए, बहुत ही सरल भाषा में, साहित्य खड़ी भोली भाषा में मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है कि लक्ष्मण जी पहरी बने हुए हैं कुटिया के, राम और सीता की सेवा में लगे हुए हैं, और अब उनके जो 14 वर्ष की जो अवधि थी वो समाप्त होने को है, यानी 13 वर्ष बीत चुके हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है और जो लक्ष्मण है वो सोच रहे हैं, लक्ष्मण जी के मन में क्या भाव आ रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं जब वनवास का केवल 1 वर्ष रह गया है शेष, तो उनके मन में क्या भाव आ रहे हैं उसी का बच्चों यहाँ पर वर्णन है। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात। लक्ष्मण जी यहाँ पर सोच रहे हैं कि हमें जब वनवास हुआ था, जब अयोध्या छोड़ कर के इस वन में आए थे, उस बात को 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, पर ऐसे लगता है मानो कल की बात। अब बच्चों यहाँ पर शब्द आया है मानो।
अब जहाँ पर मानो आता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा। पहले ही बताया है आपको कि जहाँ पर मानो शब्द आता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है बच्चों। मानो, जनुहु, जानो, जहाँ पर ये शब्द आ जाए वहाँ पर समझ लो कि वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ पर भी जो लक्ष्मण है वो सोच रहे हैं कि इस वनवास को, जब हम वनवास को आए थे तो 14 वर्ष का हमें वनवास हुआ और ये 14 वर्ष के 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन ऐसे लगता है जैसे मानो ये कल की ही बात हो। और ये सोचते सोचते जो लक्ष्मण जी हैं वो अतीत में चले जाते हैं और जो पिछली बातें थी वो उनके जो है सामने एक दृश्य सामने आती जाती हैं। और क्या दृश्य उनके सामने आता है कि जब हम वन को आ रहे थे, वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। यानी उनके अब मस्तिष्क में आ रहा है वह सीन, वह दृश्य कि जब हमने अयोध्या को छोड़ा था, जब हम वन को चले थे तो हमें वन को आते हुए देखकर हमारे जो पिताजी थे, तात माने होता है बच्चों पिता, तात माने पिता, और अचेत का अर्थ होता है बेहोश। यानी जो हमारे पिताजी थे वो इतना कष्ट में थे, इतना दुख होने हुआ था कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाए थे, सहन ही नहीं कर पाए थे और वो बेहोश हो गए थे, अपनी चेतना को उन्होंने खो दिया था। आगे कहते हैं अब वह समय निकट है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। और कह रहे हैं कि कष्टकारी कितना भी समय हो कट ही जाता है, तो हमारा भी जो समय था वो कट चुका है और अब ये जो वनवास का समय था वो कट चुका है और अब फिर से अयोध्या जाने का समय आ चुका है और जो अवधि वनवास की थी वो पूरी होने वाली है, क्योंकि 13 वर्ष हो चुके हैं और केवल 1 वर्ष ही बाकी है। किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। अब यहाँ पर जो लक्ष्मण जी हैं वो ये सोच रहे हैं कि जब हम यहाँ पर मैं वनवास में रहा, राम और सीता जी के साथ में रहा, उनकी सेवा करता रहा, तो मुझे जो सेवा करने का मौका मिला है, तो ये जो सेवा करने का मौका मिला है, मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर लाभ मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरे लिए सबसे बड़ा लाभ ये है कि इस वन में आने से मुझे श्री राम और सीता जी की जो सेवा का मौका मिला है, मैं समझता हूँ कि मुझे सबसे बड़ा लाभ हुआ है। इससे बढ़कर जो सुख है मेरे लिए और कोई नहीं है। तो बच्चों ये थी इसकी व्याख्या। अब जानेंगे कि परीक्षा में आप किस प्रकार से इसको लिखेंगे। पहले ही बता दें बच्चों, जो संदर्भ है, संदर्भ पूरे पाठ का एक ही रहेगा। तो जितनी भी पिछली वीडियो आपने देखी हैं यही संदर्भ लिखा है, तो आप भी कोई भी पद आ जाए आप यही संदर्भ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड में संकलित पंचवटी शीर्षक काव्यांश से उद्गृत है और इसके रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हैं। ये है बच्चों संदर्भ, और आप इसी प्रकार से वीडियो को रोक लीजिए और ये संदर्भ अपनी कॉपी में उतार लीजिए, और नहीं तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। बच्चों व्याख्या लिखने से पहले सबसे पहले संकेतांक लिखा जाता है। संकेतांक पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कि किस तरह से लिखा जाता है। जिस पद का भी आप अर्थ लिखने जा रहे हैं, पहले उसके 1-2 शब्द, फिर बीच में डैश डैश और उसी पद के लास्ट के 2-3 शब्द लिखते हैं। ये संकेत बन जाता है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो पुरानी जो वीडियो हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जो कक्षा 9 की प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर लिखा जाता है बच्चों प्रसंग। इसका प्रसंग है कवि मैथिली शरण गुप्त ने लक्ष्मण के मन की प्रसन्नता का वर्णन करते हुए वनवास के 13 वर्ष बीत चुके हैं और वह उस समय की बात सोच रहे हैं कि जब वन को आ रहे हैं तब पिताजी की क्या दशा हुई। यही सोचते हुए वो कहते हैं। बच्चों अभी आपने जो पद था उसकी व्याख्या समझी, आपको समझ में आ गया होगा कि इसका क्या कहाँ का ये प्रसंग हो रहा है। तो आप खुद भी प्रसंग को याद करके लिख सकते हैं। इसमें यही लिखना है कि कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लक्ष्मण के मन की प्रसन्नता का वर्णन करते हुए
कहा है कि वनवास के 13 वर्ष का समय बीत चुका है, वह उस समय की बात जो है सोच रहे हैं, उसी समय की बात, जो समय की बात है वो सोच रहे हैं कि जब वन को आ रहे थे तब पिताजी की क्या दशा हुई थी, यही सोचते हुए वो कह रहे हैं। तो जो वन है, वन इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पर ये गलत लिखा है, तो आप इस तरह से वन को लिखेंगे। अब आती है बच्चों व्याख्या। व्याख्या का आप इसमें से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को रोक करके, और इस प्रकार से लिखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि लक्ष्मण पहरी बने हुए हैं, वहां बैठे हुए हैं, अतीत की बातें सोच रहे हैं। आज वनवास की अवधि के 13 वर्ष बीत गए हैं, किंतु ऐसा लग रहा है जैसे कल की ही बात हो। आगे लक्ष्मण बैठे हुए सोच रहे हैं कि जब हम लोग वनवास के लिए अयोध्या छोड़ रहे थे तो पिताजी बहुत दुखी हुए थे और वह दुख को सहन नहीं कर पाए, वह बेहोश हो गए थे। 13 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, 1 वर्ष शेष रह गया है और शीघ्र ही वह समय भी आएगा जब वन की अवधि समाप्त हो जाएगी। और लक्ष्मण आगे ये सोच रहे हैं कि मेरे लिए वनवास का समय बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि इस वनवास में मुझे भाई श्री राम की और भाभी सीता की सेवा करने का जो सौभाग्य मिला वह मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा धन है। इस सेवा से बढ़कर मेरे लिए कोई और दूसरा धन नहीं हो सकता है। बच्चों, ये इस प्रकार से आप व्याख्या लिखेंगे। अब आप इसको या तो कॉपी में उतार लीजिए वीडियो को रोक करके, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लास्ट में लिखा जाता है बच्चों काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य इस प्रकार से लिखेंगे कि भाषा क्या है, साहित्य खड़ी बोली है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, छंद मात्रिक है और अलंकार विविधता उत्प्रेक्षा और रूपक है। अब समझते हैं बच्चों मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी का अंतिम पद। और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थी धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है ये नरलोक। इसकी व्याख्या भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे और संदर्भ उसी प्रकार से लिखेंगे जैसे पहले का लिखा था कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड में संकलित पंचवटी शीर्षक काव्यांश से उद्गृत है और इसके रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। फिर आएगा बच्चों इसका प्रसंग। प्रसंग वही है कि कवि कहते हैं कि लक्ष्मण सोच रहे हैं कि राम भैया जब राजकाज संभालेंगे तब व्यस्त हो जाएंगे और हमें भूल जाएंगे। बच्चों, ये जो पद है ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी से लिया गया है और इसमें जो लक्ष्मण के जो भाव हैं उन भाव के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जी एक राष्ट्र कवि हैं और उन्होंने जनता के लिए एक संदेश दिया है कि हर कार्य जनता जो है सरकार को ही सौंप देती है, राजा को ही सौंप देती है कि जो है सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी के भाव के माध्यम से उनका ये संदेश है कि हर कार्य प्रजा को, सरकार को ही नहीं कहना चाहिए कि सरकार को ही करना चाहिए। कुछ जो है लोकहित के कार्य प्रजा खुद भी कर सकती है। उसी के लक्ष्मण जी के भाव के रूप में उन्होंने ये बात यहाँ पर इस पद में बताई है। देखिए लक्ष्मण जी क्या सोच रहे हैं कि जब भाई राजा बन जाएंगे और वो राजभार संभालेंगे तब उन्हें हमसे बात करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं और आर्य को राजभार तो वे प्रजार्थी धारेंगे, यानी जो हमारे भाई राम हैं वो राजा बन जाएंगे और फिर उन्हें राज कार्य करना पड़ेगा। आगे कहते हैं कि जो मेरे भाई राम हैं उन्हें राज्य बनने का, राजा बनने का कोई भी शौक नहीं है, उन्हें कोई मतलब लालच नहीं है, उनकी कोई इच्छा नहीं है कि वो राजा बने। वो राजा इसलिए बनेंगे ताकि वो प्रजा का हित कर सकें। वो प्रजार्थ का अर्थ होता है प्रजा के लिए, प्रजा के हित के लिए, प्रजा के भले के लिए ही राजा बनेंगे। व्यस्त रहेंगे हम सबको भी। आगे कहते हैं कि वह जब राजा बन जाएंगे तो वो व्यस्त रहेंगे और हम सबको भी मानो विवश ही विसारेंगे। विसारने का मतलब होता है बच्चों भूलना, कि भूल जाएंगे। और फिर देखिए यहाँ पर मानो शब्द आ गया है, मानो, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा,
कमेंट बॉक्स में बताइए बच्चों। अभी मैंने ऊपर बताया है कि जब मानो शब्द आता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। अब आप मुझे हाथों हाथ ही जी कमेंट में लिख करके बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार होगा अगर यहाँ पर मानो आया है तो। जिन बच्चों ने ध्यानपूर्वक से सुना है अब तक उन्होंने टाइप कर दिया होगा कि यहाँ पर कौन सा आएगा, उत्प्रेक्षा। सही बच्चों, आपने उत्प्रेक्षा जिन्होंने लिखा है वो बहुत ही सही लिखा है। मानो जानो जनहु जहाँ पर शब्द आता है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो जो लक्ष्मण है वो सोच रहे हैं कि जब भाई व्यस्त हो जाएंगे, राज्य कार्य संभाल लेंगे तो एक व्यवस्था होगी उन्हें हमें भूलने की, क्योंकि उनके पास बहुत अधिक काम होगा। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक। आगे कह रहे हैं कि भाई हमें भूल जाएंगे अपने काम की वजह से, लेकिन हमें ये सोच करके दुख नहीं होगा, क्योंकि वह जो उनके कार्य होंगे वो प्रजा के हित में होंगे, वो प्रजा के कार्य करेंगे। इसलिए हमें अगर वो थोड़ा बहुत समय नहीं देंगे, हमें भूल भी जाएंगे तो इससे हमें कोई दुख नहीं होगा। आगे वो सोच रहे हैं लक्ष्मण जी कि पर जहाँ यहाँ पर आया है कि परंतु उनके मन में एक विचार आ रहा है, प्रश्न आ रहा है कि सारे ही काम राजा को ही क्यों करने पड़ते हैं प्रजा के? क्या अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है ये नरलोक? क्या ये संसार अपना हित को अपने आप नहीं कर सकता? प्रजा के कार्य राजा को ही क्यों करने पड़ते हैं? तो यही प्रश्न जो है उनके मन में बार बार आ रहा है। तो अब बच्चों आप समझेंगे कि इसकी व्याख्या आप किस प्रकार से परीक्षा में लिखेंगे। देखिए इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों कि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि सीता जी कुटिया के आगे बैठे हुए लक्ष्मण विचार कर रहे हैं कि वनवास के 14 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने पर जब हम अयोध्या चले जाएंगे तब पूज्य भाई श्री राम को राज्य का कार्य देखना होगा, राज्य के काम देखने होंगे। वैसे तो राज्य प्राप्त करने की उनकी कोई इच्छा नहीं है, राज्य भार तो वह प्रजा के लिए ही धारण करेंगे। श्री राम भैया राज्य कार्य में बहुत व्यस्त रहेंगे, इसका मैं अनुमान लगा सकता हूँ। वह प्रजा के कार्य में इतने व्यस्त रहेंगे कि वे हमें भी भूल जाएंगे। भूलना उनकी आदत नहीं है, हमें भूलना उनकी एक मजबूरी होगी, किंतु हमें इसका कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि वह लोग कल्याण के कारण ऐसा करेंगे। लक्ष्मण आगे सोच रहे हैं कि मेरी समझ में ये नहीं आता कि लोक हित के लिए राजा की आवश्यकता ही क्या है? क्या संसार के मनुष्य अपना हित स्वयं नहीं कर सकते? लक्ष्मण जी की इस बात का बच्चों तात्पर्य यह है कि संसार के मनुष्य अपना और समस्त लोक का हित कर सकते तो ये संसार कितना मधुर और सुखद होता और राजा को भी अपने परिवारजनों के लिए समय मिल पाता। बच्चों ये थी इसकी व्याख्या। आप इसको कॉपी में उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लास्ट में आप लिखेंगे बच्चों काव्यगत सौंदर्य। बच्चों काव्यगत सौंदर्य जरूर लिखना होता है क्योंकि इसके भी अलग से नंबर मिलते हैं। इसमें देखिए भाषा क्या है, साहित्य खड़ी बोली। जितने भी पद हैं मैथिली शरण गुप्त जी के सभी में भाषा साहित्य खड़ी बोली है। रस शांत है, गुण माधुर्य और छंद मात्रिक है। अलंकार उत्प्रेक्षा। अभी आपने जवाब भी लिखा होगा कमेंट में कि पूछा था कि इसमें बताइए मानो शब्द आया है तो कौन सा अलंकार होगा। देखिए यहाँ पर आ गया है उत्प्रेक्षा अलंकार। और लास्ट में एक बात भी लिखेंगे कि कवि ने इसमें भाव दर्शाया है कि मानव बिना किसी सहारे अपनी भलाई स्वयं क्यों नहीं कर सकता है। इस प्रकार से बच्चों आप इसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे। तो बच्चों आज हमने इस वीडियो में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी के 2 जो पद थे उनकी व्याख्या को समझा। मुझे आशा है कि आप सबको ये जो अर्थ समझाया गया है, व्याख्या समझाई गई है, अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और बच्चों आज ये मैथिली शरण गुप्त के सभी पंचवटी के जितने भी पद थे वो सब हमने पढ़ लिए हैं। पिछले अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो वो कक्षा 9 की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आप देख सकते हैं और मैथिली शरण गुप्त जी के जितने भी पंचवटी के जो पद हैं वो समझ सकते हैं। और आज जो भी पढ़ा मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।